कहाँ गया सर वो नाव वाला? ये आइए सर, यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। इसका तो यार एक फोटो लेंगे बढ़िया। हाँ हाँ सर, इसी में जो कहेंगे आप। लेकिन एक बात बताओ हमका, ये जौन इतना पन्नी मनई फेंकत है काहे बरे? अब बताएं आपको, गाइड एजेंसी बंद कराइए। एजेंसी? अच्छा, पन्नी बनाने वाली। जी, एजेंसी को बंद कराइए। ना हमारे आपके बीच में आएगा दुकानदारों के पास, ना हम आप यूज करेंगे बड़े भाई। आपको नहीं लगता सर इतनी पन्नी उन्नी? क्या सर, मैंने गलत तो नहीं बोला सर? बात तो यार मैं वही सोचा, बात सही है, मतलब सर वहीं से जब तक नहीं बंद होगा। ये पॉलीथीन क्यों आता है बाजारों में? आप हाँ। मार्केट को बंद करिए, जहाँ मेन एजेंसी है अब उसको बंद करिए, कोई पॉलीथीन नहीं यूज ठीक करेगा। बात है। हम आप चलते 2 पहिया से, कोई सामान झोला नहीं है भैया, कोई सब्जी लेना है पॉलीथीन मिल मैं जाती है तो दुकानदारों आसानी से है। क्या कहूँगा, भैया हमको पॉलीथीन दीजिए, मैं सब्जी लेना है। हाँ। तो दुकानदार ये भी बोलेगा कि सर मना है, लेकिन नहीं लेकिन देगा वो। अब क्या करेंगे सर, मजबूरी है। हाँ, ठीक बात है। जय निषाद राज, जय प्यार। खंभा उखड़ेगा नहीं इससे? हाँ? खंभा उखड़ नहीं जाएगा वो? मैं कुछ नहीं। आए है आए। 1 hour later. मेरा नाम है नवीन चौधरी। मैं इस पॉडकास्ट के लिए बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि भाई जब भी पेट ज़्यादा दिखने लगे बता देना हमको, मैं ऐसे अंदर कर लूँगा। क्या बे सेक्स हुआ? सेटिंग का क्या हाल है? ठाकुर ये कौन है? कोई फिलोसोफर है? कहता नहीं, बहुत निकृष्ट आदमी है, ये कवि है। एक कहानी है, पहले वामपंथ की आलोचना कर लेते हैं क्योंकि मेरा थोड़ा झुकाव दक्षिण की तरफ है। ये भी उतना ही सच है कि लड़कियों को काट के सूटकेस में भरा है, एक धर्म के लोगों ने काटा है। 2000 के नोट में चिप और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से। और धर्मेंद्र जी नहीं रहे। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। और 400 पार। एनडीए सरकार 400 पार। हाँ। इस तरह के जितने भी एक बाह्याडंबर पैदा हाँ। कर दिए गए। जी। लेकिन मैं इन सभी वरिष्ठ पत्रकारों को एक संदेश देना चाहूँगा कि सर पानी को ऐसे लीजिए, ऐसे नाक डुबा लीजिए, इसको चुल्लू भर पानी में डूबना कहते हैं। आजकल क्या है, लिखने की एक नई विधा डेवलप हुई है, विधा या जो शैली, हाँ। व्हाटएवर यू कॉल इट। उसके गालों का तिल हाँ। और उसकी जुल्फें। सुंदर सी घटना है, और ये मैं मतलब इसको आप मत काटिएगा। हाँ, नहीं काटेंगे। अच्छा, मैंने सुना आपने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था। अरे मत पूछो यार, इतनी दुखती रग है मेरी। एक मेरा निजी तौर पर मेरी जिज्ञासा है जी। कि ये हेयर केयर के लिए क्या करते हैं आप? दीदी हमारा खानदानी है। अच्छा, जाते जाते योगी जी कैसे लगते हैं आपको? योगी जी अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश में बैठ के आप ऐसे गलत सवाल पूछ रहे थे। एंड आई एम अ प्राउड हिंदू। Several days later. रॉक भी करना है, कैसे ठीक है? रॉक भी करना होगा। नहीं, बहुत नहीं। इच्छा हो तो कर लीजिए, बाकी तो डूबेगी नहीं आप। नहीं डूबेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब हम तो ये भी नहीं चाह रहे थे, पर अगर रूल है तो है। भाई जब भी पेट ज़्यादा दिखने लगे बता देना हमको, मैं ऐसे अंदर कर लूँगा। हाँ सर, स्टार्ट करते हैं अब। वैसे ये भी अभी रिकॉर्ड ही हो रहा है। हाँ ठीक है। ठीक है, ओए ये अब चल रहा है। इसका ऑडियो चेक कर लेना एक बार, इस वाले का। चेक है? दाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए दाना, नहीं चाहिए। फर्स्ट राउंड में तो एनडीए आगे दिख रही है दिखेगा अभी, मतलब जो शुरुआत है, बाकी का पता नहीं होता है। एग्जिट पोल का अब ऐसा हो गया कि फर्स्ट राउंड में एनडीए पहले दिखाएगा। सच्चाई सामने आएगी। तो जैसा कि भी आपने कहा कि खैर एक शोबिज में एक परंपरा है, हाँ। अनकही परंपरा, कि जब आप किसी से वार्ता की शुरुआत करें तो एक औपचारिक परिचय ज़रूरी है। बट मैं अब तक जितना समय बिता चुका हूँ इनके साथ, मुझे कुछ भी औपचारिक लगा नहीं। तो एक लेखक, एक मार्केटर, एक अच्छे वक्ता, कुशल वक्ता, पब्लिक स्पीकिंग पर वर्कशॉप्स कराने वाले, 2 उपन्यास के उपन्यासकार और एक सेल्फ हेल्प बुक
और जिनके पिताजी संस्कृत भाषा के विद्वान वाइस चांसलर, अगर मैं गलत नहीं हूँ जी। और एक विशुद्ध परिवार सम्मत व्यक्ति, एक हंसमुख, व्यंग्यात्मक और बेहद जिंदा दिल और व्यावहारिक शख्सियत। लगता है दिस मच विल डू। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। तो हमारे साथ नाम लेने की परंपरा नहीं है हमारे प्रयागराज में, तो मेरा नाम है नवीन चौधरी। तो सबसे पहले अभी आपने कहा कि एग्जिट पोल लग रहा है एनडीए के पक्ष में दिखा रहा है, तो मेरा आपने भी उसको नोटिस तो किया ही होगा अरे इलेक्शन। 2015 के चुनाव में क्या हुआ कि हमारे दो दोस्त जैसे अलग अलग पार्टी को सपोर्ट आप कर रहे होते हैं ना, जी। तो मैं उस समय तो गठबंधन टूट चुका था नीतीश जी का और बीजेपी का। तो पहले तो उन्होंने दिखाया कि भाई बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो जो हमारे दोस्त उसको सपोर्ट करते होता दोस्तों में ट्रोलिंग, तो मैं उनको ट्रोल कर रहा था। 9:30 पौने 10 बजते बजते मैंने कहा मैं जा रहा हूँ फेसबुक से भाई। तुम लोग ट्रोल करोगे मुझे, मैं जा रहा हूँ। हाँ, ये बड़ा अभी जिस तरह का मारकाट वाला, वैचारिक रूप से मारकाट वाला समय है, उसमें थोड़ा कठिन होता है इस तरह के आरोपों से। और नहीं, यहाँ तो हम दोस्त थे, खिंचाई कर रहे थे। मैंने कहा मैं सुबह से उनकी टांग खींच रहा हूँ, मेरी खींचेंगे। तो अब क्योंकि आप ऐसे शहर में हैं जहाँ मतलब उस शहर की अगर बात ना हो तो बात इनकम्प्लीट लगती है, तो कैसा लगा प्रयागराज? और प्रयागराज तो मतलब मैं तीसरी या चौथी बार आया हूँ और हर बार यहाँ के बढ़िया लगता है मुझे। वो एक फिल्म में वो डायलॉग था ना कि संगम 2 बार आना चाहिए, तो मुझे लग रहा है ठीक है, मसान में था वो। हाँ, तो अब मुझे लग रहा है कि ठीक है मैं 4 बार आ गया हूँ, तो यहाँ बड़ा अच्छा है। और आज बड़ा मज़ा मुझे आ रहा है कि हम लोग इस जगह पे हैं। मैं इस पॉडकास्ट के लिए बहुत एक्साइटेड था क्योंकि यार नाव में बैठ के पॉडकास्ट करना ये पहली बार हो रहा है। हाँ, तो अच्छा, जैसे क्या है कि एक बड़ी कालजयी टाइप की फिल्म रही है हासिल जी, और आपकी जो किताब है हाँ जनता स्टोर जी, वो उन दोनों का विषय एक है। छात्र राजनीति। हाँ। अच्छा, आप ऐसे शहर में हैं जो छात्र राजनीति का एक नर्सरी मानी जाती रही है, बड़े बड़े नेता जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, बिल्कुल। और आप मतलब आपने जो किताब लिखी उसकी भी अभी प्रेरणा, तो ये जो कोइंसिडेंस है इसको कितना एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, यहाँ मज़ा आ रहा है। आज तो यूनिवर्सिटी में ही प्रोग्राम है, तो मैं उस यूनिवर्सिटी को देखने के लिए इच्छुक हूँ। इससे पहले जितनी बार भी आया ना, तो कैंपस में जा नहीं पाया था। बस एक बार आया तो रात को तब बंद था कैंपस, और जिन दोस्त के साथ था उन्होंने किसी तरह से मुझे थोड़ा सा घुमा दिया था। तो आज मैं एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि वो शहर जहाँ छात्र राजनीति को दिशा मिल रही है। और ये शहर की दो बड़ी खास बातें हैं। राजनीति एक है, दूसरा साहित्यिक दृष्टि से भी आप देखें तो इलाहाबाद जो है वो केंद्र रहा है हिंदी साहित्य का। तो दोनों दृष्टि से मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जनता स्टोर की ही बात करने उस शहर में आना जहाँ से ऐसी फिल्म बनी जिस विश्वविद्यालय में इतनी गजब की राजनीति, छात्र राजनीति हुई है, बड़े बड़े नेता यहाँ से निकले, तो यस, गुड। अच्छा, प्रयागराज के बारे में कोई एक ऐसा स्टीरियोटाइप जो आपको लगा हो है, पर जब आप यहाँ आए तो लगा कि अरे यार ये तो क्या फालतू की बात थी? नहीं, मेरे साथ ऐसा यहाँ के बारे में नहीं हुआ। बनारस के बारे में ज़रूर हुआ है, पर इलाहाबाद के बारे में मुझे इस तरह का कहीं से कुछ सुनने को नहीं मिला। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे जो एक छात्र संघ और छात्र राजनीति का एक स्वर्णिम दौर था, क्योंकि आपकी किताब भी उसी पर ही आधारित है, हाँ, हाँ। तो आपको लगता है क्या कि वो जो एक गोल्डन पीरियड था वापस आएगा? थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि आप देखिए राजनीति का जो मूल स्वरूप है उसमें चेंज हो गया है। मैं एक समय आर्टिकल लिखा था, न्यूज़पेपर आता था डीएनएस के लिए, तो उस समय ये आर्टिकल मैंने 2018 में लिखा था। और 2018 में राजस्थान में ये सिचुएशन थी कि साल 2000 के बाद से कोई भी छात्र संघ अध्यक्ष किसी संवैधानिक पद पर नहीं पहुंचा। फर्क क्या था कि 2000 के बाद 1-2 साल तो खैर चुनाव ही बंद रहे, कुछ साल, 3 या 4 साल, लेकिन उसके बाद अचानक से जो है वो संघर्ष खत्म हुआ और सोशल मीडिया का धीरे धीरे, मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप मैसेज, तो सारी राजनीति जो थी ना, घर घर जाके छात्रों से मिल रहे हैं, आप मोहल्ले में मीटिंग कर रहे हैं, हॉस्टलों में जा रहे हैं, अब वो मैसेज में होने लगी। थोड़े दिनों में व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप पे होने लगा, फिर सोशल मीडिया आ गया, तो अचानक सारे नेता रील पे बनने शुरू हो गए, सोशल मीडिया पे नेता बन रहे हैं। तो वो जो ज़मीन पे जाके संघर्ष करने वाला जो दौर था ना, वो ख़त्म हो गया है। और ऊपर की राजनीति भी अब उसी तरीके की हो रही है। अब नेताजी जो है वो भाषण देने बाद में जाते हैं, वो रील की पहले चिंता करते हैं कि भाई मेरा इधर से देखो एंगल ठीक आ रहा है। जब अभी पूरी चिंता ही रील की हो गई है तो आप वो दौर कहाँ से लेके आएंगे? हाँ, तो अच्छा, आपने राजस्थान का जिक्र किया जी। और क्या है कि एक उत्तर प्रदेश का नागरिक राजस्थान को बहुत अलग अलग दृष्टिकोण से देखता समझता है, और आप वहाँ रहे, पले बढ़े, तो
यहाँ का जो एक सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो है जी, वो राजस्थान के सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो से कितना अलग है? नहीं, मुझे लगता है कि देश में हर जगह हमारा थॉट प्रोसेस, सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक जैसा है। उसमें आपको सिर्फ फ़र्क इसलिए लगता है कि जातियाँ अलग अलग हैं, वरना राजस्थान भी उतना ही जातिवादी है, बल्कि कई मायनों में वो उत्तर प्रदेश और बिहार से ज़्यादा जातिवादी है। Okay. मेरे राजस्थानी मित्र इस बात पर नाराज़ हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, यूपी और बिहार में, मैं बिहार से हूँ, तो हमारे यहाँ भिड़ते ही नहीं पूछेंगे आप अपना नाम बताएंगे विभव, तो मैं पहले पूछने की कोशिश करूँगा कि पिता का क्या नाम है या पूरा नाम बताइए। अब पूरा नाम में भी आपने कंफ्यूज कर दिया, जैसे बिहार में तो रंजन लगाने की आ गई परंपरा, कुमार, तो या कुमार लगा देता। अब आदमी ने कंफ्यूज कर दिया, फिर पिताजी का नाम पूछेंगे, गांव मोहल्ला पूछ के अंदाजा लगाएंगे कि जाति क्या है, नहीं होगा तब आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी जात है। राजस्थान में इतनी मेहनत नहीं होती है, वो पूछते हैं किसके हो, सीधे किसके हो, क्लियर। तो ये जो चीज़ है वहाँ पर, और वहाँ हर जाति का अपना दम है अलग ही तरीके का, तो वो जो है वहाँ पे भी आपको दिखेगा। वहाँ पे भी दो जातियों में, जैसे यहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ भूमिहार ब्राह्मण के बीच में खटपट होता है, आपके यहाँ राजपूत और ब्राह्मणों के बीच में है। राजस्थान में तुलनात्मक रूप से राजपूत ब्राह्मण ज़्यादा साथ है, लेकिन जाट और राजपूतों के बीच में झगड़ा रहा है। फिर जाटों को ओबीसी का रिजर्वेशन मिल गया, तो उसका एक अलग है। और वो वैसे ही हैं जैसे यादव होते हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो उनके पास पैसा बहुत है, उनके पास जो है ज़मीनें बहुत है और राजनीतिक ताकत भी है। तो इस तरह के झगड़े आपको वहीं पे दो जातियों का जैसा यहाँ दिखता है वैसा वहाँ भी दिखेगा। अच्छा, ये बड़ा मतलब शॉकिंग रिमार्क है मेरे लिए भी, और मुझे लगता है जो भी व्यूअर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा कुछ मामलों में राजस्थान जाति बहुत ज़्यादा है। जब आप वहाँ, होता क्या है कि मीडिया की हमेशा उत्तर प्रदेश और बिहार मीडिया की नज़रों में रहा, और शायद दो कारण, एक तो हमारे यहाँ के लोग ज़्यादा मीडिया में रहे, एक ये हुआ है, दूसरा इन दोनों प्रदेशों की राजनीति में अपराध बहुत महत्वपूर्ण एक पक्ष रहा, तो और वो बहुत मतलब बर्बर अपराध हुए हैं, उसकी वजह से हम लोग निरंतर उसमें आते रहे। तीसरा जो हिस्सा है, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दो राज्यों ने क्या किया कि केंद्र में जो सरकार बैठी थी ना, उसको हमेशा चुनौती दी है। इन दोनों राज्यों ने प्रमुख पार्टियों को साइड में किया और यहाँ पे जो है क्षेत्रीय दल खड़े हुए। उन क्षेत्रीय दलों के खड़े होने से, उनकी राजनीति जो भी हो उस पर अपन पर चर्चा नहीं करेंगे, पर उन क्षेत्रीय दलों के खड़े होने से केंद्र में बैठी पार्टी को टेंशन हो गई। उनको लगा कि भाई इनको नीचे करना है, तो नीचे करने के लिए स्टेट उसका शिकार हुआ है। तो आप देखेंगे बहुत बार छोटी चीज़ को तिल का ताड़ जो है, वो भी उत्तर प्रदेश और बिहार के मामले में आज़ादी के बाद से ही बना है, जब से सरकारें केंद्र में बैठी पार्टी की नहीं रही है, तो वही हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि अपराध नीतीश जी के टाइम में नहीं हो रहे, लेकिन अब केंद्र और वहाँ एक ही सरकार है, तो थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। जैसे चेंज होगा वहाँ जंगल राज की चर्चा फिर से शुरू हो जाएगी। तो इस पॉडकास्ट को थोड़ा जेंजी ओरिएंटेड बनाते हैं, वापस ले आते हैं समसामयिक विषयों। दिल से तो मैं भी युवा ही हूँ ना अभी। तो लिखने का आइडिया कहाँ से आया सर? लिखने का मुझे लगता है कि 2009-10 के आसपास, जब ये सोशल मीडिया का दौर था, बहुत सारी और राजनीतिक चेंजेस बहुत सारे हो रहे थे देश में, उस समय में कई बातें थी जो मैं कहना चाह रहा था, और सोशल मीडिया ने वो एक मीडियम दिया मुझे। लेकिन सोशल मीडिया में एक समस्या थी कि मैं सिर्फ अपने दोस्तों के बीच में कह सकता हूँ, तो बात वही है, आप सोशल मीडिया पे कहें, तो ब्लॉगिंग वहाँ से स्टार्ट हुई। और वो जब फैलने लगा तो लगा कि हाँ ठीक है, जो आप बात को विस्तृत रूप में कहना चाहते हैं वो कहने का एक मौका है और गंभीरता से है। दोस्तों के बीच में आप उस गंभीर बात को प्रायः कर नहीं पाते, वहाँ पे थोड़ी देर गंभीर बात होती है, उसके बाद मजाक उड़ना शुरू हो जाता है, तो इस चक्कर में जो है होता नहीं। तो मुझे लगा कि ठीक है, ब्लॉगिंग के माध्यम से हम शुरू करते हैं इस चीज़ को। तो दोस्त छीलते ज़्यादा है, मैंने देखा। दोस्त छीलते बहुत ज़्यादा। मतलब अभी एक उपन्यास में लिख रहा हूँ, प्रेम कहानी है, उसमें एक हिस्सा था कि लड़का मतलब सीरियस प्रेम में है वो, और उसकी गर्लफ्रेंड 3-4 दिन से 5 दिन से आ नहीं रही है, तो बेचारा उदास है, और उसके दोस्त उसको पूछ रहे कि क्या बे सेक्स हुआ? तो और उसे लग रहा है कि अरे मेरा सच्चा प्यार है भाई। तो लड़कों को मतलब ही नहीं है। अच्छा, लड़का ये भी नहीं पूछ रहा है कि भाई वो तुम्हारी प्रेमिका सेटिंग का क्या हाल है। तो यार सेटिंग का क्या हाल है, क्या होता है, मतलब सेटिंग क्या होती है भाई? अब मुझे पता है सर कि इस रिमार्क पे बहुत लोग थोड़े ऑफेंड होंगे, पर जैसे यहाँ के यूपी ही, इलाहाबाद ही नहीं, एक चलन है कि जैसे जो लड़कियों वाली बस ट्रॉली होती है उसको मालगाड़ी कहते हैं। हाँ। पर एक अच्छी चीज़ है कि इस बीच में थोड़ा सा ये चीज़ कम हुई है। अब जो है ये जनजी को हम कहेंगे कि हाँ थोड़ा सा एक इस टाइम के आते जो एक ऑब्जेक्टिफिकेशन है वो थोड़ा कम हुआ है। खैर,
आप मतलब ये प्रश्न हो सकता है थोड़ा मूलभूत रूप से हिला हुआ हो, पर फिर भी मेरी इच्छा थी जी, जी। कि आप कविता क्यों नहीं लिखते हैं? मुझे लगता है कि कविता एक तो खैर मजाक की बात यह है, गुनाहों का देवता जो है उसकी शुरुआती मेरे ख्याल से दूसरे पेज पे ही उसमें एक परिचय है कैरेक्टर का, जिसमें दो लोग बात कर रहे हैं आपस में। एक व्यक्ति एकदम रटक रही है और कमर को एकटक देख रहा है, तो वो पूछता है दूसरा पात्र कि ठाकुर ये कौन है, कोई फिलोसोफर है? कहता नहीं, बहुत निकृष्ट आदमी है, ये कवि है। तो साहित्य में कवियों का मजाक बहुत उड़ा है, अखबार में खूब पढ़ता था, मजाक खूब उड़ा है। ये हुआ एक, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर में स्किल ही नहीं है। कविता जो है वो कम शब्दों में ज़्यादा गहरी बात को और मारक तरीके से कहने का एक तरीका है। मेरे अंदर अभी भी कम शब्दों में उस बात को कहने का तरीका नहीं आया है। नहीं, मारक तो आपकी बातें हैं, पर हाँ, लेकिन वो कविता के रूप में नहीं कर पा रहा हूँ मैं। या तो मैं वो वन लाइनर कर सकता हूँ, मेरे को लगता है कि 1 से 2 लाइन में ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, तो 2 लाइन की कविता होती नहीं है। और कविता में एक पूरे उपन्यास की कहानी, कई बार मैं किसी कविता को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे पूरा उपन्यास अपने आप में वो कविता है, वो 10 पंक्तियाँ जो है अपने आप में एक पूरा उपन्यास है, पूरी कहानी है। तो एक कविता है ज्ञानेंद्र पति की, चेतना पारिक तुम कैसी हो। जब आप उस कविता को पढ़ते हैं तो तकरीबन मेरे ख्याल से वो होगी 300, 400, 500 वर्ड्स की कविता है वो। अच्छा। थोड़ी सी लंबी कविता है वो, लेकिन उसको पढ़ते पढ़ते पूरी प्रेम कहानी का उपन्यास बन जाता है। वो कैसी है, कैसी दिखती है, कैसा फील करती है, सारी चीज़ों को उसके अंदर नजर आता है। और मुझे लगता है कि यार मैं इतने खूबसूरत शब्दों में नहीं बता सकता, इतने कम शब्दों में, तो फिर मैं उपन्यास का सहारा लेता हूँ। और मेरी ये कमी किसी को न पता लगे, इसलिए मैं कवियों का मजाक उड़ाता हूँ कि पहले ही ना इनको डिस्कार्ड कर दिया जाए। अच्छा, कमी से मुझे एक बात और जहन में आती है कि बतौर लेखक हाँ, खुद को पक्ष या विपक्ष या दक्षिण वाम से अलग रखना कितना कठिन है? नहीं रख सकते हैं आप, मुझे लगता है रख सकते हैं। एक झुकाव सबका होगा किसी एक तरफ पे, लेकिन कोई भी लेखक अगर पूर्णतः वाम है और पूर्णतः दक्षिण है तो वो लेखक नहीं है, वो एजेंडा वाला आदमी है। वो एक पार्टी का जो है अनपेड या पेड जो भी उसके संबंध हो, वो अनपेड उसका प्रोपेगेंडा फैलाने वाला आदमी है, जिसका उद्देश्य है कि बस मैं पार्टी का एक एजेंडा उसमें लिखूं। एक कहानी है, पहले वामपंथ की आलोचना कर लेते हैं क्योंकि मेरा थोड़ा झुकाव दक्षिण की तरफ है। अंधेरा नाम के अंधेरा एक अखिलेश जी लखनऊ के हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनका वामपंथी है। उनकी कहानी है, उसमें शहर में दंगे का दृश्य है। एक प्रेमी प्रेमिका भाग रहे हैं, लड़का हिंदू है, लड़की मुसलमान है। तो उन्होंने जो जैसा नॉर्मल एक नैरेटिव है कि लड़के मुसलमान होते हैं, लड़की हिंदू, उन्होंने इसका ठीक उल्टा दिखाया। उनकी पूरी कहानी में जिस दौर की वो कहानी है, उन्होंने निरंतर ये पेंट किया कि दंगे जो है वो साधु गिरवा वस्त्र पहने हुए कर रहे थे। ओके। जिस दौर में ये था, आज गिरवा वस्त्र कई मायनों में कई जगह पे दागदार भी हुआ है, लेकिन जिस दौर की वो कहानी है उस दौर में ऐसा नहीं था। राम मंदिर आंदोलन निश्चित तौर पे हुआ था, पर वो भी चारित्रिक रूप से जो है हनन नहीं था। तो उन्होंने पूरा एक पेंट किया उस पूरी कहानी को। उस पूरी कहानी में उस दंगे के अंदर हिंदू लड़के का भय नहीं था, मुसलमान लड़की का भय था, जो साहित्यिक दृष्टि से अच्छा लग सकता है। लेकिन जब आप महीन लाइन को देखना शुरू करते हैं तो वो आपके दिमाग में गेरुआ वस्त्र के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, देवी देवताओं की तस्वीरों के प्रति आपके एक नफरत फैलाते हैं। और ये एजेंडा है, ये विशुद्ध एजेंडा है, जिसका उनको फल भी मिला। ये अलग बात है कि अभी योगी जी की तस्वीर अपनी मैगजीन में दबा के छापते हैं और पैसा लेते टाइम उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने उनका नाम ले लिया, तुमने योगी की बात की, छी 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 छी, तुमसे हम बात नहीं करेंगे। दक्षिण पंथ में हालांकि इस तरह के लेखक कभी उभर नहीं पाए, लेकिन उनमें भी एक दो हैं जो सीधे आंख में उंगली ही करने को है। यार दोनों तरह के मुद्दे सच हैं। ये भी उतना ही सच है कि लड़कियों को काट के सूटकेस में भरा है, एक धर्म के लोगों ने काटा है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हमारे पास दोनों धर्म के लोगों की शादियों के बहुत खूबसूरत उदाहरण है, जहाँ धर्म कहीं भी नहीं है, बीच के अंदर बैरियर नहीं है। बैरियर नहीं है। प्रसिद्ध नाम लिए जाए तो हमारे पास शाहरुख खान का एग्जाम्पल है, लोग आमिर खान के देखते हैं, मनोज वाजपेयी, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। तो अच्छे उदाहरण भी हैं। तो आप किसी एक पक्ष को उसमें नहीं देख सकते हैं। आतंकवाद का एग्जाम्पल ले लें, दिल्ली में भी ब्लास्ट हुआ है। अब सारे मुसलमान आतंकी होते हैं? नहीं भाई, नहीं होते हैं। देश से प्रेम करने वाले मुसलमान हैं। तो अगर कोई दक्षिणपंथी सिर्फ ये एजेंडा सेट करने जा रहा है तो मुझे उसमें कष्ट है। लेकिन अगर कोई वामपंथी ये कहने जा रहा है कि नहीं नहीं बिहार चुनाव था, ये लोग खुद ब्लास्ट करवाएंगे, तो तुम साले बहुत बड़े चोट्टे हो। हमें ये क्लियर लगता है कि तुम चोट्टे हो। किसी भी सरकार को
चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, केंद्र में बैठी सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि सिक्योरिटी में इतना बड़ा लैप्स हो जाए। और कम से कम वो सरकार तो कभी नहीं चाहेगी जो छाती पीट पीट के कह रही कि हमारे आने के बाद कुछ नहीं हुआ मित्रों, उसके में ब्लास्ट हो जाएगा, उसकी छवि खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं उस पूरी कम्युनिटी को, उस पूरे आतंकवाद के मॉड्यूल को, उस अल फलाह यूनिवर्सिटी को जहाँ पे कि ये सारे गड़बड़ हुई है। तो आप उसको बचाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं कि अपने ही देश में अपनी ही सरकार को आतंकी घोषित करते हुए दूसरी जगह मौका दे रहे हैं। तो दोनों पक्षों के साथ एक समस्या है। अब दूसरा पक्ष कहेगा ही, एक कहेगा सारे मुसलमान आतंकी, तो मैं दोनों से सहमत नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो है कोई भी, मेरे ख्याल से लेखक क्यों, कोई भी अगर एक विचारशील व्यक्ति होगा, देश का नागरिक होगा, वो यही बात करेगा। अभी हम नाव में आने से पहले अपन एक मर्दाह से बात कर रहे थे, आप उससे पूछेंगे ना तो 99% उसके विचार भी ऐसे ही मिलेंगे। वो किस चीज़ों में कहेगा कि भैया गंगा हमारी मैया है, आप नदी का अपमान नहीं कर सकते। वो धार्मिक है, लेकिन धार्मिक होने से वो दक्षिणपंथी नहीं हो जाता है। वो सामाजिक न्याय की भी बात करता होगा, वो भी रोजगार की बात करता होगा, तो वो वामपंथी भी नहीं हो जाता है। दोनों उसके अधिकार हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या वजह है कि जैसे अब हम जिस शहर में हैं, ये साहित्यकारों का गढ़ रहा है, लेखकों का गढ़ रहा है। अभी नाव पर बैठने से पहले भी आपने कहा कि ये शहर ही नर्सरी रही है साहित्य की। तो क्या वजह है कि अब जो पहले वाली बात थी, मतलब एक पूरा लॉट था साहित्यकारों का, वो उसका आधा प्रतिशत भी या नहीं आ पा रहा है? मेरे ख्याल से एक जो बहुत बड़ा फर्क आया, पहले जो साहित्य था उसमें पढ़ाने वाले लोग, प्रोफेसर और पत्रकार, ये साहित्य में ज़्यादा आते थे तुलनात्मक रूप से। हमेशा ये नहीं था, तुलनात्मक रूप से ये लोग ज़्यादा थे। इलाहाबाद शिक्षा का एक गढ़ रहा, तो आपके पास बहुत ही प्रतिभाशाली पत्रकार और बहुत सारे जो है योग्य प्रोफेसर्स यहाँ थे, जिन्होंने यहाँ से साहित्य को रचा। और इसकी वजह से दूसरी जगह के लोग भी यहाँ आते रहे, पढ़ते रहे, समझते रहे। यहाँ से पढ़ के निकले हैं बहुत सारे साहित्यकार, अगर यहाँ नहीं भी हैं तो वो एक कारण बहुत मजबूत दिखता है। दूसरा जो है वो रोजगार, एंड ऑफ द डे आपको पैसा चाहिए। इलाहाबाद पिछले कुछ समय में लखनऊ या बनारस की तुलना में, ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, आप लोग इलाहाबाद के लोग हाथ ना हो, आप ठीक कर दीजिएगा मुझे, आप नहीं गए तो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इलाहाबाद रोजगार के मामले में तुलनात्मक रूप से जिससे एक समय में आगे था, अब वो कहीं पिछड़ा है लखनऊ या बनारस से, और दिल्ली भी नज़दीक हो गई है। तो एक पलायन भी हुआ ही है कहीं ना कहीं प्रतिभा का। तो युवा जो अब नए आ रहे हैं उनको नौकरी यहाँ नहीं मिलती, तो वो तो बेचारे बाहर ही जा रहे हैं। अब मैं बिहार से हूँ या मैं राजस्थान से, दोनों जगह के लोग मेरे को अपना मान भी लेते हैं, दोनों जगह के लोग छोड़ भी देते हैं कि ये वहीं के हो गए हैं। लेकिन नौकरी के लिए तो मैं दिल्ली में ही आया हूँ ना, काम करने के लिए मैं वहीं आया हूँ। तो रोजगार मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। अच्छा, लिखने के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी, और ये बात मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो लॉकडाउन किड्स वाली जनरेशन है, ये बहुत से मामलों में जैसे जो स्ट्रगल है, जैसे आपने बहुत कुछ देखने के बाद उसको कागज़ पर उतारा होगा, लेकिन बहुत कुछ जिन्होंने नहीं देखा वो भी कागज़ पर उतारने का प्रयास करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को सफल होते भी देखा है जिन्होंने नहीं पढ़ा पर अच्छा लिखा, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ये कम केसेस होते हैं। मूल रूप से पढ़ने को मैं महत्वपूर्ण 2-3 कारणों से मानता हूँ, स्पेशल लिखने के लिए। कई बार हमें लगता है कि यार ये हमने कुछ महान रच दिया, तो एक तो महानता का भ्रम आपका टूट जाता है कि भाई मुझसे महान लिखा जा चुका है। जब मैं जनता स्टोर की कहानी सोची थी तो जो मेरे दिमाग में था, तो मेरे दिमाग में जब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ और लिखा जा चुका है। राजनीति पर, छात्र राजनीति नहीं है पर राजनीति पर एक उपन्यास है मन्नू भंडारी जी का महाभोज। जब मैं उसको पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि यार जिस बात को मैं 2 पेज में कह रहा हूँ वो 1 पैराग्राफ में कह दे रही है। तो एक जो नरेशन स्टाइल है, शब्दों का जो चयन है, भावों का जो चयन है ना, मुझे आता है। लेकिन जब मैं उनको पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे अभी और काम करने की इसके ऊपर ज़रूरत है, तो मैं उसको और काम करता हूँ। तो जब जनता स्टोर लिखी गई उसमें काफ़ी पढ़ते हुए ये हुआ कि कुछ चीज़ों का फ़र्क पड़ा होगा। 2.5-4 मुझे लगता है कि मैंने जब सेकंड नॉवल लिखा उसमें तुलनात्मक रूप से ज़्यादा परिष्कृत हुई है मेरी भाषा, और उसमें एक तो एज अ राइटर भी मैं मैच्योर हुआ हूँ, लेकिन जो पढ़ने की और बढ़ी है, तो मुझे लगता है कि यार किन चीज़ों को कितनी खूबसूरती से कहा जा सकता है। तो पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, 2000 के नोट में चिप और धर्मेंद्र जी नहीं रहे और 400 पार, इस तरह के जितने भी एक बाह्य डंबर पैदा कर दिए गए जी,
तो आपको क्या लगता है कि मीडिया का स्वर्णिम दौर चल रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र जी मरे नहीं पर मर गए हैं? मीडिया स्वर्णिम नहीं, ये डायमंड, वो क्या हीरक दौर है उनका, ये तो हीरक दौर है। मतलब उन्होंने तो कहा है कि भाई साहब मैं बताऊंगा तुमको कि तुम कैसे मुझ पर भरोसा न करो। धर्मेंद्र की मतलब जब भी मृत्यु की खबर आती है किसी की, ऐसे सेलिब्रिटी की, तो ये मैंने बहुत बार देखा है, तो मैं भरोसा नहीं करता। तो मेरी पहली कोशिश होती है कि मैं किसी ऑथेंटिक मीडिया सोर्स को चेक करूं। पहले ये होता था, अब ये हो गया है कि उनके परिवार की कोई ट्वीट चेक कर लूं, क्योंकि भाई साहब 7 बजे सुबह मैंने 4-5 ऑथेंटिक मीडिया न्यूज़ आउटलेट पे पढ़ लिया इसके बारे में। अब इसके बाद लगता है कि यार खबर सच्ची ही होगी, फिर भी जाने क्यों मुझे लगा कि यार इसके ऊपर नहीं लिखना चाहिए। हाँ। और वही 2 घंटा होते होते सच्चाई आ गई सामने, तो ये बहुत बेकार है। दूसरा 400 पार की जब बात हुई थी, वो तो पार्टी का एक अतिदम्भ था। मुझे लगता है कि भाजपा का ऐसा कहना जायज़ है, वो 542 भी कह सकते हैं, राजनीतिक पार्टी है, आप जो चाहे कह सकते हैं। लेकिन मीडिया को इतना तो समझना चाहिए। मैंने उस दौर में एक वीडियो डाला था जिसमें मेरा ये मानना था, वो मेरे उस पर पंचायती वाले चैनल पर पड़ा है अभी भी, मेरा ये मानना था कि 300 भी नहीं आएगी इस बार तो। लेकिन ये कहते हुए कि मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूँ, मान लेते हैं कि सब ठीक है, तो भी वो 320 सीटों से ज़्यादा नहीं उठती। और ये जो मामले से चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ, क्या मीडिया नहीं समझ रहा, कारण ये था कि भाजपा का जो गढ़ है जहाँ जहाँ पे, वहाँ 80% से 100% सीटें जीत चुके थे। उत्तर प्रदेश में 75 सीटें थी, 73 सीटें थी 80 में से, 80 में से 73। तो 80 में से 73 आप जीत चुके हैं। 7 सीटें वो आप नहीं जीतेंगे, कम ही होंगी। राजस्थान में 25 की 25 आपने जीती हुई है। मध्य प्रदेश में आपने 30 की 30 जीती हुई है, 30 या 28 जितनी भी है उनकी, तो सारी जीती हुई है। गुजरात में आपने सारी जीती हुई है। तो ये नंबर बढ़ेगा कहाँ पे? कहानी आ रही है दक्षिण भारत में। अरे दक्षिण भारत में भाई एक दिन में 100 सीट कौन देगा आपको? आप 1 सीट जीत जाएंगे। अन्ना मलाई चल रहा है, अन्ना मलाई की 1 सीट है ना, अगर जीते तो 1 सीट आएगी, हार गए अलग बात है, जीत गए 1 सीट जीतेंगे। पश्चिम बंगाल में कमाल होगा, 10 सीट हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं हो रही है। अगर होती तो, अगर हम पूरी तरह से गलत हो रहे हैं तो जब राजस्थान में घट रही है, उत्तर प्रदेश में घट रही है, तो वहाँ की 11 सीट बढ़ा के कौन सा नंबर आने वाला है? इतनी मामूली सी गणित अगर इतने बड़े बड़े पत्रकार नहीं समझ पा रहे तो भैया संगम में तो डूब भी नहीं पाओगे, इतना गहरा नहीं है पानी। आप कोई और जगह जाके एक बहुत अच्छा तरीका है, अब आपके चैनल आप लगे तो काट दीजिएगा, लेकिन मैं इन सभी वरिष्ठ पत्रकारों को एक संदेश देना चाहूँगा कि सर पानी को ऐसे लीजिए, ऐसे नाक डुबा लीजिए, इसको चुल्लू भर पानी में डूबना कहते हैं, ये कर लीजिए। तो अच्छा, आजकल क्या है, लिखने की एक नई विधा डेवलप हुई है, विधा या जो शैली, वॉट एवर यू कॉल इट, उसके गालों का तिल और उसकी जुल्फें। तो इस मतलब सुंदर दौर में स्टूडेंट पॉलिटिक्स का और सेल्फ हेल्प बुक, इसका ख्याल कैसे? देखिए, राजनीति आपको हर रोज़ प्रभावित कर रही है। मतलब सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट मुझे लोगों का ये लगता है कि राजनीति में हमारी रुचि नहीं है। मतलब नोटबंदी हो गई थी ना, आपकी रुचि हो ना हो साहब, आपका नोट 8 बजे बाद से चलना बंद हो गया था। ठीक है, जीएसटी लग गया तो लग गया, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। सरकार ने इनकम टैक्स घटा दिया तो आपकी इनकम बढ़ गई, बढ़ा दिया तो आपकी इनकम घट गई। तो आपको राजनीति तो हर रोज़ प्रभावित कर रही है। तो इसलिए ये तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि बेकार सी बात है। और यूथ जो है, इस देश में यूथ ने ही हमेशा परिवर्तन किया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद से लेके आप 70s में देखें तो यूथ का ही एक दौर था, जिस दौर ने सारी चीज़ों को चेंज करके दिखाया हमें कि बदलाव यही ला सकते हैं। अगर आप उनको राजनीति नहीं बता सकते तो फिर क्या करेंगे? तो प्रेम कितना, प्रेम तो स्वाभाविक तौर पे आना ही है। तो मुझे लगता है कि राजनीति वहाँ बहुत महत्वपूर्ण था। एक दूसरी जो दिक्कत है वो ये है कि हमारे पास स्किल सेट की कमी है। अभी देश में आप चीन से हम लोग कभी भी टक्कर नहीं ले पा रहे। नहीं रह पाने का कारण ये है कि चीन में स्किल्ड मैन पावर है, हमारे पास सिर्फ जनसंख्या है जो कि किसी काम की नहीं है, नाकारा जनसंख्या है हमारे यहाँ। तो उस नाकारा जनसंख्या को स्किल सेट का काम देने का काम ना तो स्कूलों ने किया है, ना सरकारों ने किया है, किसी ने नहीं किया। इसमें एक पार्टी नहीं है, तमाम पार्टियाँ दोषी हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर हम लोग जो खुद से सीखते हैं, क्या हम उन अनुभवों को दे सकते हैं? भाई मैं भी तो एक साधारण परिवार से आ रहा हूँ, और बहुत से लोग जिन्होंने अपने करियर में बहुत अच्छा किया साधारण परिवारों से आए हैं, उन्होंने खुद से सीखा, बेहतर किया। तो क्या मैं उस व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचा सकता हूं? इस किताब को हिंदी में लिखने के पीछे भी कारण था। मुझे बार बार कहा गया कि अंग्रेजी में लिखी जानी चाहिए, अंग्रेजी में बिकती हैं किताबें, और चूंकि मैंने हमेशा अंग्रेजी की दुनिया में काम किया तो मुझे भी एक बार लगा कि मुझे अंग्रेजी में लिखनी चाहिए। लेकिन हिंदी पढ़ने वाला वर्ग वो है जिसको कोई सिखाने वाला नहीं, जिसको कोई बताने वाला नहीं है।
तो क्या मैं अपने अनुभव को उस तक पहुंचा सकता हूं? तो इस विचार के साथ ये दोनों किताबें बनी। अच्छा, मैं मतलब हम लोग क्या है कि जो ह्यूमन एंगल है उस पर अक्सर फोकस करते हैं जी तो आपके पिताजी हाँ। डॉक्टर अर्कनाथ चौधरी जी जी संस्कृत के इतने प्रखर विद्वान, हाँ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जी। के डायरेक्टर। जी। तो संस्कृत से ये इंग्लिश का ट्रांजिशन पिताजी की वजह से हुआ क्योंकि अगर मैं संस्कृत पढ़ता, एक तो क्या था कि मेरे स्कूल में रिफ्रेशर कोर्स होते हैं टीचर्स के, जिसमें उनके प्रमोशन के लिए ज़रूरत होती है, वहाँ मेरे पिताजी पढ़ाने आते थे उनको। तो वो पढ़ाने आते थे तो यार पूरा स्कूल जो है सारे टीचर मुझे जानते थे उनका बेटा है, तो एक तो आधी टेंशन तो मुझे यही हो गई, कुछ भी करो घर पे खबर पहुंच जा रही है। फिर मैं संस्कृत पढ़ूंगा तो फिर उनके साथ ही हो जाएगा। उनके कई साथियों के बच्चों को मैंने देखा, और ये मैं सच बता रही हूँ, मजाक की बात नहीं है, उनके मैंने साथियों के कई बच्चों को देखा जो कि हमसे बड़े थे, संस्कृत ही लिया उन्होंने और उन्होंने करियर में अच्छा भी किया, सब टीचर बने, सब हुआ। और मुझे लगा कि यार ये ज़िंदगी नहीं जी पा रहे। एक तो पिताजी के अंडर में पढ़ रहे हैं, जितने प्रोफेसर से पढ़ते हैं सब उनके पिताजी के मित्र हैं, तो वो तो बेचारा कॉलेज में इतना सीधा है। मैंने कहा यार इतना सीधा मैं हूँ नहीं, तो वही लगा कि मेरे तो विषय बदलो, करियर कुछ और होगा। तो इनिशियली तो प्रोफेसरी ही मेरे दिमाग में थी, तो मैंने इकोनॉमिक्स लिया, इकोनॉमिक्स से मैंने पीजी किया, पीजी करने के बाद नेटवर्क की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसी दौर में फिर एक बार लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए, तब मैं एमबीए की तरफ गया। और लिखना पढ़ना शायद कहते हैं कुछ चीज़ें जो है ना आपके खून में होती हैं, डीएनए में है, और भाग्य भी कहीं ना कहीं होता है। तो मैं जितना इन सब चीज़ों से, किताबों से भागा, आप देखिए कि मेरी पहली नौकरी लगी ब्रांडिंग की ही, लेकिन मीडिया में थी। मीडिया में ही। और मैंने इसके अलावा 2 और इंडस्ट्रीज़ में काम किया, जो चेंज किया, एडटेक में किया और रिटेल में किया। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा लंबा वहीं टिका जहाँ पढ़ने लिखने का काम था। मेरी आखिरी जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में मैं डायरेक्टर था, तो वहाँ भी किताबों का ही काम है। और बाद में मैंने खुद किताबें लिखी जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। तो ठीक है, वो प्रारब्ध था, कहीं ना कहीं से होना था, हो गया। अच्छा, एक ऐसे शख्स, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बहुत बेहद सीमित बोलते थे या बेहद कम बोलते थे, जी। और आप मतलब इतने मुखर, क्योंकि लेखक बिना मुखरता के बिना उसकी कल्पना नहीं, संभव नहीं है। तो एक ऐसे व्यक्ति की किताब का मार्केटर होना, हाँ, ये कैसा अनुभव था? देखिए, मनमोहन जी से डायरेक्ट हमेशा नहीं बात हो पाती थी, उनसे तो एक ब्रॉडर जो है एक चर्चा हो गई। उसके बाद उनकी बेटी बहुत रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ कोऑर्डिनेट करती थी, उनके पास एक इन्फॉर्मेशन जाती। पर एक जो बहुत खूबसूरत चीज़ थी, ईमेल का जवाब वो देते थे, फटाफट देते थे। उनके पर्सनल ईमेल पे आप ईमेल करिए, आता था जवाब। ये एक हुआ। उनसे जो सबसे ज़्यादा बात हुई वो हुई, हमने जिस दिन बुक लॉन्च हुआ था उस दिन हमने उनके साथ एक वो किया था डिनर, उनकी फैमिली के साथ, और हमारी टीम जिसने काम किया है। तो अब उनको पता तो है कि भाई टीम है, अब उनको औपचारिक जो है बात करना नहीं आता है। तो आके पूछ रहे, तो अच्छा तो आप कहाँ रहते हैं? अब वो कोशिश कर रहे हैं तो स्वीट टॉक करने मिंगल होने की, और मैं उस प्रयास को देख पा रहा हूँ। और वो मुस्कुरा रहे थे, तो मुस्कुरा रहे हैं, और उनकी हमेशा गंभीर फोटो आई है। तो मैंने कहा यार मुस्कुरा रहे, एक दोस्त को मैंने इशारा किया कि फ़ोटो खींचते हैं। तो उन्होंने कहा फ़ोटो खींचनी है, तो वो सीधे खड़े हुए और उसके बाद गंभीर हो गए वापस से। वो तस्वीर मेरे उस पर आपको मिल जाएगी। लेकिन उस दिन एक और बहुत सुंदर सी घटना है, और ये मैं मतलब इसको आप मत काटिएगा, ठीक है? उस दिन उनकी 3 बेटियां हैं उनकी, और सबसे छोटी बेटी जो है वो मेरी उम्र की है। ये 7-8 साल पहले घटना है, तो 40 के आसपास की होंगी। वो यूएस में रहती हैं, तो वो सबसे छोटी बेटी है। बड़ी बेटी तो रिटायरमेंट की एज में थी उनकी। तो वो आई हुई थी, और प्रोग्राम के बाद जो है सब अपना अपना घर जाएंगे। इनके साथ तो प्रोटोकॉल था, तो ये तो प्रोटोकॉल में जाएंगे, ये उनकी वाइफ, बेटियाँ अपना अपना जाएंगी। तो ये छोटी बेटी के लिए परेशान थे कि तुम कैसे जाओगी? तो उसने कहा मैं चली जाऊँगी। नहीं ऐसे कैसे जाओगी? रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे, 10:30 बज रहे हैं, कैसे जाओगी? अरे नहीं, सेफ नहीं है। मैंने कहा कि यार पूर्व प्रधानमंत्री इतना चिंतित है, और बाप होते ही ना वो सब खत्म हो जाता है। वो उसके लिए वो 40 साल की बेटी बच्ची है, क्योंकि इंडिया में नहीं रहती है, अमेरिका से आई है, वो पता नहीं कैसे मैनेज करेगी। और जब उनकी बड़ी बेटी ने कहा ना कि मैं पहुंचा दूंगी, उसके बाद वो निश्चिंत हुए कि अच्छा ठीक है अब पहुंच जाएगी वो, और तब वो निश्चिंत होकर गए। तो मैं इस घटना को देखते हुए, जो ह्यूमन एंगल की बात है, एक नया ही एंगल था कि मैं कभी सपने में नहीं सोचता था कि यार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, इन जैसे लोगों को ये सब चिंताएं होती होंगी कि अरे हमारा तो चुटकियों का काम है। लेकिन वो बाप जो है ना, वो बाप है, उसके लिए वो 40 साल की बच्ची उतनी ही बच्ची है
तो मेरी माँ तो मामूली सी औरत है, उनके लिए मेरे लिए यही चिंता आज भी करना कोई बड़ी बात नहीं। जब प्रधानमंत्री कर सकते हैं तो मेरी माँ तो कर ही सकती है। अच्छा, मैंने सुना आपने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था। अरे मत पूछो यार, तो दुखती रह गया मेरी। हाँ अभी पता चला मुझे। हाँ, दुखती रह गया वो मेरी। मैं हार गया था चुनाव और मेरी पार्टी को ये लगता था कि इसको जाट और ब्राह्मण दोनों को वोट मिलेगा, और ये दोनों को वोट नहीं मिले। विद्यार्थी परिषद। हाँ, क्योंकि जाटों को पता लग गया कि जाट नहीं है और ब्राह्मणों को पता ही लगा ब्राह्मण है, तो मुझे दोनों के वोट नहीं आए। हाँ, तो अच्छा, एक मेरा निजी तौर पर मेरी जिज्ञासा है जी। कि ये हेयर केयर के लिए क्या करते हैं आप? नहीं, हमारा खानदानी है बड़ा, सब हमारे घर में किसी के बाल नहीं उड़े अभी तक, तो नेचुरल है। लेकिन हमारे घर में सबके बाल सफ़ेद भी हुए। हाँ, ये भी है। तो 27 साल की उम्र से मेरे थोड़े थोड़े नहीं, सफ़ेद होने क्योंकि शुरू क्या हो है गए। कि मैं जब अपने उम्र के और अपने से 5-10 साल छोटे लोगों को हाँ। देखता हूँ, तो वो इस मामले में बड़ा, आजकल तो नए नए यंत्र और औषधियाँ भी आ गई हैं, मिनॉक्सिडिल और ये सब। तो लेकिन क्या है, बड़ा संघर्ष है ये बालों को रोकना। ये चिंता मुझे लगती थी कि मैं कहीं गंजा ना हो जाऊं। वो एक जेनरिक सा नहीं आता उसमें हॉरोस्कोप के अंदर कि आपका अगर आपकी राशि ये है तो कैसा होगा, तो उसमें लिखा हुआ था कि इस जाति के, इस राशि के जो जातक होते हैं, हाँ। ये इनका चेहरा गोल मटोल हो जाता है जीवन के उत्तरार्ध में और गंजे हो जाते हैं। तो यार मैं 48 साल का था, 48 किलो का था मैं, हाँ। और 48 किलो से 84 किलो का हो गया। तो मेरे घर गोल मटोल तो हो चुका हूँ, अब बाल न उड़ जाए मेरे। लेकिन भगवान के जैसे बाल बचे रहे हैं, हाँ। तो ठीक है। तो मतलब ये सीक्रेट ही रहेगा। नहीं, मुझे लगता है कि वो है, बाकी हेयर केयर के नाम पे यार वही नारियल का तेल लगाते हैं और कुछ नहीं करते। अच्छा, आपके बारे में पढ़ते हुए मैंने एक और चीज़ देखी कि पब्लिक स्पीकिंग भी आपके पेशे का एक बड़ा वृहद हिस्सा रहा। तो क्या है कि, और ये ऐसी चीज़ है कि जैसे स्टेज फोबिया, कैमरा फोबिया, हाँ। आज की पीढ़ी में और मतलब पिछले पीढ़ियों में हमेशा से भी रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए व्हाट टू डू? मुझे लगता है कि प्रैक्टिस के अलावा और कोई तरीका नहीं है। और आप ये थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए कि आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता यही होती है लोग क्या कहेंगे, और एक डर होता है हम भूल जाएंगे। तो भूलने के लिए तो मैंने पॉइंट्स बनाने शुरू किए थे। पॉइंट्स बना के रखूँगा। पढ़ना कई बार ऑकवर्ड लगता है, शुरुआत में पूरा पढ़ा, उसके बाद पॉइंट्स से पढ़ना शुरू किया, और धीरे धीरे ये हुआ कि पॉइंट्स अब मैं बनाता अभी भी हूँ, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल नहीं के बराबर करता हूँ, क्योंकि अब वो प्रैक्टिस में आ चुका है। दूसरा जो डर है, मुझे ये लगा कि यार मैं तो स्टेज पे मैं खड़ा हूँ। एक टाइम के बाद मैंने ये मान लिया स्टेज पे मैं खड़ा हूँ, तुम नहीं हो, तो फिर मैं कुछ तो बेहतर होऊंगा। खुद को ये ओवर कॉन्फिडेंस देने के साथ बोलना शुरू किया, और प्रैक्टिस ही एक तरीका है। मैं आज भी आपको बताऊँ, मुझे लगता है कि मैं 200-300 बार से ज़्यादा स्टेज पे चढ़ चुका हूँगा, और आज भी पहले 3 मिनट मेरे पैर थरथराते हैं। ठीक। वो 3 मिनट जो है, जैसे ही मेरा सेट होता है उसके बाद बैठ जाता है। तो वो डर भी ज़रूरी है कि मैं तैयारी करके आया हूँ कि नहीं। मैं आपको बताऊँ कि मैं विभव से आज कह रहा था कि हम कितने बजे जाएंगे, क्योंकि मुझे आज के सेशन की एक बार पॉइंट्स बना लेने हैं। तो उतनी तैयारी आपको हमेशा करनी पड़ेगी, और अगर आपको लगता है कि आप इमीडिएट चीज़ें नहीं सोच सकते हैं, तो आप पॉइंट्स ज़रूर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। नहीं, ये आपने बहुत, मतलब एक आइस ब्रेकर ही बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि ये चीज़ मुझे लगता है लोग कहते नहीं हैं कि आप कितने भी कुशल वक्ता हों, कितने भी विशेषज्ञ हों, कितने भी वाक्पटु हों, लेकिन एक जो बिंदुओं वाली तैयारी है, उसके बिना आपके पैर एक आध मिनट कांपते ही हैं। अच्छा, क्या है कि जो मानव स्वभाव है, और खासकर जो आजकल का युवा है, ये क्या आदर्श गढ़ता है। जैसे देखता है स्क्रीन पर तस्वीरों में किसी को, और फिर सोचता है कि नहीं यार, ये वाह क्या चेहरा है, हाँ। या वाह क्या गुण है, वाह क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाँ। तो एक साधारण पृष्ठभूमि से आने के बावजूद इतना लंबा सफ़र तय करना कैसे संभव हुआ, और ये अगर कोई और करे तो किन बातों का ख्याल रखे? एक शुरुआती दौर में 2 गलतियां थी। एक तो मुझे लगा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसे कमा लूँ, क्योंकि शर्ट खरीदनी थी ब्रांडेड, यहाँ लिखा होना चाहिए जो भी ब्रांड खरीदना है। जिस पहले एक समय पीटर इंग्लैंड की शर्ट ही बड़ी थी, फिर उसकी लुई विटॉन की मिल जाए तो भी बड़ा है। तो वो आपका अलग अलग जो है टाइम के साथ बदलता है। पहला मुझे लगता है कि वो फोकस था, और वो एक गलती थी मेरी। पैसा तो ऑब्वियसली कमाना है, लेकिन पैसे के पीछे भागने में स्किल पे ध्यान नहीं दिया, तो पहले 2-3 साल ये गलतियाँ हुई। दूसरा है कि आपको अगर कंपटीशन करने की जगह, एक और ये गलती थी कि बहुत से लोग जो आगे बढ़े, मैं उनसे चढ़ता गया कि यार ये क्यों आगे बढ़ गया, और एक टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ कि वो आगे बढ़ गया जिस भी रीज़न से बढ़ा, मेरे पास वो रीज़न नहीं है। बहुत से केसेस मैंने देखा कि आगे बढ़ने वाले लोगों के पास कुछ ऐसा था जो मेरे पास नहीं है।
क्या मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मुझे क्या नहीं आता। तो मैं कई बार कहता हूँ कि जब मैं ब्रांड एग्जीक्यूटिव बना था तो ये जब समझ 2-1 साल में उत्पन्न हुई कि नहीं इस तरह से मुझे करना है, तो मैंने तैयारी शुरू की असिस्टेंट मैनेजर को छोड़ के मैनेजर के लिए, कि मैनेजर बनने के लिए मुझे क्या क्या आना चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ा हुआ असिस्टेंट मैनेजर है। तो जब मैं उसकी तैयारी करने लगता हूँ तो मैं कई चीज़ें सीख पाता हूँ, कई नहीं सीख पाता हूँ, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर के योग्य बन गया। और 3 या 4 साल हुए मेरी ग्रोथ फास्ट हुई एकदम से, क्योंकि मैं तैयारी आगे के हिसाब से कर रहा था। तो मैं आगे क्या चाहिए होता है और मेरे पास क्या नहीं है, मैंने उसको सीखना शुरू किया। अपनी कंपनी में मौके मांगे, मौके नहीं मिले तो मैंने सीखे। 2012-13 के आसपास की बात है। मैं ट्रेडिशनल तो मार्केटिंग जो है इसको आप लोगों को मैं समझाऊं, सेल्स नहीं होती है। ये सेल्स करना अलग चीज़ होती है, जहाँ माल बेचते हैं। मार्केटिंग में हम मार्केट क्रिएट करते हैं, जहाँ की आपको प्रोडक्ट के बारे में लोग पता लगे। तो एडवर्टाइजिंग है, पीआर है, इवेंट्स है, ये सब इसका हिस्सा होता है। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है जो हुआ करती थी। तो इसमें हम लोग इवेंट कर देंगे, इसमें हम लोग अखबार में ऐड दे देंगे, टीवी में ऐड दे देंगे, होर्डिंग लगा देंगे, ये सब काम है। तो मैं सबका मास्टर हो चुका था। 12-13 के दौर में सोशल मीडिया और गूगल एडवर्टाइजिंग ये बहुत बड़ा बनना शुरू हुआ, और इतना बड़ा बनने लगा कि डिमांड उसकी आने लगी। और नई जो जनरेशन थी हमसे, जो कई छोटे लोग थे जिनकी शुरुआत ही सोशल मीडिया से कॉलेज में हो गई, वो ज़्यादा फास्ट थे इसके अंदर। तो उनको उतनी ही सैलरी मिल रही थी और हमसे पहले मिल रही थी। और मुझे जब अगले उसमें जाना है तो मेरे पास ये रोल आ रहा है कि उस आदमी को डिजिटल मार्केटिंग भी आनी चाहिए। मेरी कंपनी में अपॉर्चुनिटी नहीं थी डिजिटल मार्केटिंग की। फिर मैंने उसका कोर्स किया। अब इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, कोर्स तो बहुत लोग कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि व्यावहारिक ज्ञान नहीं है आपके पास। तो उस व्यावहारिक ज्ञान के लिए मैंने खुद एक वेबसाइट बनाई थी, indianshortmovies.com, और वर्डप्रेस पे उसको साइट को बनाया, डिज़ाइन किया। उसका SEO कैसे करना है, मैंने SEO किया उसके ऊपर। साइट की रैंकिंग अच्छी हुई। फिर मैंने उसके ऊपर गूगल ऐड चलाए, उसके ऊपर फेसबुक ऐड चलाए। तो जितनी चीज़ें मैं सीखता गया, उन सारी चीज़ों को मैं प्रैक्टिकल करता गया। तो एक मैंने झूठ भी बोला। 2014 में मुझे जो नौकरी मिली उसमें मैंने कहा कि मैं प्रैक्टिकली करता हूँ सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि नहीं कहता तो यार अब ये भी होता है, नहीं कहता तो वो वैसे ही नहीं करते। पर अच्छी बात ये थी कि उन्होंने मुझसे जितने सवाल प्रैक्टिकल पूछे वो प्रैक्टिकल जवाब में दे पाया, कि क्या होता है, CTR क्या करने से बेहतर हो सकता था, कौन सा टूल किसके लिए बेहतर है, कहाँ पे मैं फेसबुक पे ऐड दूंगा, कब मैं गूगल पे ऐड दूंगा, क्योंकि ये सब मैं व्यावहारिक रूप से कर चुका हूँ और मैं उसके उदाहरण उनको दे पा रहा था। तो वो आधा झूठ जो है वो सच हो गया, क्योंकि मुझे काम आता है। तो वो आधा झूठ भी अगर आपको कहीं कहने की जरूरत पड़े तो आपको इतना आना चाहिए कि वो झूठ आपका सच बन जाए। अच्छा, जाते जाते योगी जी कैसे लगते हैं आपको? योगी जी अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश में बैठ के आप ऐसा गलत सवाल पूछ रहे थे। यहाँ डिप्लोमेटिक आंसर ही देना पड़ेगा, मुझे अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, देश का भविष्य है। कोई और बात नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ की, मैं ये तो मजाक की बात होगी, और सीरियस नोट, 2 चीज़ें हैं। पहला कि जिस तरह की उत्तर प्रदेश की छवि थी उसको योगी आदित्यनाथ ने बहुत ज़बरदस्त चेंज किया है। क्राइम कंट्रोल में हुआ है, ये तो नहीं कहूँगा कि 100%, और वो उत्तर प्रदेश जैसे, बिहार जैसे जहाँ बहुत पॉपुलेशन है, इतना आसान भी नहीं है। तो लेकिन तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा हुआ है कंट्रोल। बहुत से उनके निर्णय जो है मजबूत निर्णय रहे और डेवलपमेंट भी दिखता है। एक जो मुझे लगता है, चूँकि वो जो कट्टर हिंदू वाली छवि है, इस देश से हम मुसलमानों को भगा नहीं सकते, ये सच्चाई मान के चलिए, ना हम उनको मार सकते हैं। तो कई बार जो परिस्थितियाँ वो कट्टर हिंदुत्व वाली उत्पन्न करते हैं वहाँ पे, एंड आई एम अ प्राउड हिंदू, उसके बावजूद मुझे लगता है कि जब इस सच्चाई को हम जानते हैं तो स्थितियों को वहाँ पर न ले जाया जाए कि जब ये सत्ता जाए तो उनको लगे कि यार अब समय आया है हिसाब किताब चुकता करने का, उस फैब्रिक को ना खराब किया जाए। बस मुझे वहाँ पर एक शिकायत उनसे ज़रूर है। इसके अलावा काम की दृष्टि से मुझे लगता है कि पिछले बहुत वर्षों में, शायद 20-25 वर्षों में, उत्तर प्रदेश को एक योग्य CM मिला है काम के हिसाब से। तो इस उम्मीद के साथ कि इस कॉन्वर्सेशन में जो एलिमेंट की ज़रूरत होती है वो हो, और आपका जो टाइम है उसका एक्चुअल यूटिलाइजेशन हो, और इसी उम्मीद के साथ, इस अभिलाषा के साथ विदा लेते हैं और मिलेंगे किसी अगली ऐसी यूनिक, अनोखी और अलहदा वार्ता में। तब तक के लिए टाटा, नमस्ते।